अप्रैल 2025, एंटवर्प, यूरोप के डायमंड हब में एक इंडियन अरेस्ट होता है। 7 साल तक बॉर्डर्स, पासपोर्ट्स और कोर्ट्स के बीच भटकते हुए फाइनली उन्हें अरेस्ट किया जाता है बाय द बेल्जियम पुलिस फॉर डिपोर्टेशन। ये वही आदमी है जिसके ऊपर 13,000 करोड़ के स्कैम चार्जेस लगे हैं, जिसने बैंक्स के सिस्टम, बॉर्डर्स और लॉस को एक गेम बना दिया। एंटीगुआ के बीचेस से लेकर डोमिनिका के कोस्ट तक और अब फाइनली बेल्जियम जेल तक। मेहुल चोक्सी एक स्टोरी जो फाइनेंशियल थ्रिलर बन चुकी है। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं कैसे एक डायमंड बिजनेसमैन ने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया। कैसे वो बने डायमंड किंग से एक भगोड़ा। कुछ साल पहले तक मेहुल चोक्सी को इंडिया का डायमंड किंग कहा जाता था। उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स 2006 में स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई और कुछ ही सालों में उन्होंने 4,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स खोल लिए थे। नक्षत्र, अस्मी, डीडमास जैसे नोन ब्रांड्स उन्हीं की कंपनी के थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, मिडिल ईस्ट और यूएस तक उन्होंने अपना ज्वेलरी नेटवर्क एक्सपैंड कर लिया था। टीवी पर उनके ज्वेलरी एड्स चलते थे, हर मॉल्स में शोरूम्स थे और बॉलीवुड एंडोर्समेंट्स के साथ ब्रांड ग्रो कर रहा था। 2011 तक फोर्ब्स इंडिया ने उनकी नेटवर्थ रफली 6,000 करोड़ एस्टिमेट की थी। लेकिन अंदर से पिक्चर थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि गीतांजलि जेम्स का एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ लोन लेकर किया गया था। बैंक से नए लोन लेके पुराने लोन चुकाना और फिर वापस नए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग लेना, यही साइकिल चलता रहा। चोक्सी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक लूप होल क्रिएट किया लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। बैंकिंग टर्म्स में LOU एक गारंटी होती है जो फॉरेन बैंक्स को बताता है कि ये कस्टमर हमारे थ्रू सिक्योर्ड है, आप इसको लोन दे सकते हो। नॉर्मली ये एंट्रीज बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम CBS में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है, पर इस केस में ये LOUs मैनुअली इशू करे गए थे बिना अपर मैनेजमेंट को बताए। ऑफिशियल्स को लगता था ये रूटीन लेटर्स हैं, जबकि असल में फॉरेन ब्रांचेस में उन LOUs पर करोड़ों का लोन अप्रूव कर रहे थे। जब तक सिस्टम ने ये अलर्ट रेज किया, 13,000 करोड़ का एक्सपोजर ऑलरेडी बन चुका था। इतना ही नहीं, चोक्सी ने तो ऑलरेडी अपना एग्जिट प्री प्लान कर लिया था। 2017 के एंड तक उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया था। इस स्कीम में उन्हें सिर्फ $1 लाख गवर्नमेंट डोनेशन में देकर सिटीजनशिप मिल गई थी। जनवरी 2018 में उन्होंने इंडिया छोड़ा और एंटीगुआ पहुंच गए। जब मार्च 2018 में स्पेशल कोर्ट्स ने उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, तो वो ऑलरेडी एंटीगुआ के सिटीजन बन चुके थे। इस स्कैम के बाद गीतांजलि जेम्स पर रेगुलेटरी एक्शन बहुत ज्यादा तेजी से लिया गया। सितंबर 2018 से BSE और NSE ने कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग सस्पेंशन के लिए फ्लैग कर दिए। एक हफ्ते में ही स्टॉक का मार्केट वैल्यू आधा रह गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ। और वहीं मेहुल चोक्सी ने अपनी 3,500 मेंबर की वर्कफोर्स को लेटर लिखकर कहा कि सैलरी देना बहुत टफ होगा। इस टाइमलाइन को देखें तो पैटर्न क्लियर दिखता है। 2011 से 2015 तक गीतांजलि जेम्स का वैल्यूएशन बूम, 2016 में फॉरेन क्रेडिट लाइंस एक्सपैंड, 2017 में एंटीगुआ एप्लीकेशन और 2018 के स्टार्ट में इंडिया से एग्जिट। बिजनेस, सिस्टम और एस्केप सब एक प्लान में परफेक्टली फिट थे। फ्रॉड, फ्लाइट एंड फॉलआउट। 2018 के बाद मेहुल चोक्सी का नाम हेडलाइन से कभी गया ही नहीं। PNB स्कैम के बाद इंडिया ने इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए अप्रोच किया और एंटीगुआ और बारबुडा ने भी उनकी सिटीजनशिप रिकंसीडर करना शुरू कर दिया। पर चोक्सी का नेक्स्ट चैप्टर एक कैरेबियन थ्रिलर बन गया था। मई 2021 में वो एंटीगुआ से मिसिंग रिपोर्ट हुए और 24 घंटे बाद डोमिनिका के एक बीच पर मिले, वो भी बेहोश और कस्टडी में। उन्होंने कोर्ट में क्लेम किया कि उन्हें हनी ट्रैप और किडनैप किया गया था और ये सब इंडियन अथॉरिटीज ने मिलकर प्लान किया ताकि उन्हें डोमिनिका के थ्रू इंडिया ला सके। इंडियन एजेंसीज ने ये थ्योरी कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दी और बोला कि ये सिर्फ सेल्फ स्टेज्ड एस्केप था, क्योंकि एंटीगुआ के कोर्ट में उनका केस वीक हो रहा था। डोमिनिका हाई कोर्ट ने उस टाइम चोक्सी को मेडिकल ग्राउंड्स पर टेम्पररी रिलीफ दिया और वो वापस एंटीगुआ चले गए पेंडिंग हियरिंग के साथ। उसके बाद एक साइलेंट फेज आया ऑफ नो पब्लिक अपीयरेंसेस, सिर्फ लॉयर्स के थ्रू स्टेटमेंट्स। इंटरपोल ने 2022 में उनका रेड नोटिस रिवोक कर दिया, सेइंग इट लैक्ड रिस्क प्रोपोर्शनैलिटी।
लेकिन इंडिया ने अपील फाइल करके फ्रेश नोटिस रिक्वेस्ट किया। 2024 तक ये केस एक इंटरनेशनल स्टेलमेंट बन गया था, क्योंकि ना ही एंटीगुआ ने उनकी सिटीजनशिप कैंसिल की थी और ना ही इंडिया उनको डिपोर्ट करवा पाया था। पर सीन 2025 में यूरोप में शिफ्ट होता है। अप्रैल 14, 2025 को एंटवर्प बेल्जियम में चॉक्सी डिटेन होते हैं। आयरनी ये है कि एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इस बार इंडियन अथॉरिटीज ने फॉर्मल एश्योरेंसेस देकर डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट पुश की। वो इंश्योर करेंगे कि डिटेंशन कंडीशंस अच्छी रहे। ये सब डॉक्यूमेंट हुआ टू काउंटर एनी ह्यूमन राइट्स ऑब्जेक्शंस जो चॉक्सी के लॉयर्स पहले भी उठा रहे थे। फाइनली अक्टूबर 2025 में एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने क्लियर रूलिंग दी कि मेहुल चॉक्सी को इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऑफेंसेस वैसी कैटेगरी में आते हैं और इंडिया ने ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल एश्योरेंस दी है। इस पूरी कहानी में व्हेन ही टर्न फ्रॉम अ डायमंड ट्रेडर टू अ भगोड़ा, चॉक्सी हर स्टेज पर सिस्टम रूल्स और जुरिस्डिक्शंस के बीच गैप्स फाइंड करने की कोशिश करता रहा। लेकिन बेल्जियम के ऑर्डर ने यह क्लियर कर दिया कि लीगल लूप होल्स का एंड पॉइंट कोर्ट रूम ही होता है। द ग्रेट एस्केप इकोनॉमी। मेहुल चॉक्सी का केस एक पूरी एस्केप इकोनॉमी का केस स्टडी बन गया। 2010 के बाद से हर बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के बाद एक फेमिलियर पैटर्न दिखने लगा। बिजनेसमैन इंडिया से भागता है, कैरेबियन या यूरोप के किसी छोटे टैक्स हेवन में सिटीजनशिप खरीदता है और फिर डिपोर्टेशन के नाम पर सालों साल कोर्ट बैटल्स चलते रहते हैं। 2017 में चॉक्सी ने एंटीगुआ और बारबुडा का सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यूज करके 75 लाख का डोनेशन देकर पासपोर्ट ले लिया। एंटीगुआ जैसी छोटी आइलैंड इकोनॉमीज के लिए ये स्कीम एक बिजनेस बन चुकी है। IMF कैरेबियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी GDP का 5% से ज्यादा हिस्सा आज भी सिटीजनशिप सेल से आता है। पर यही फायदा बाकी कंट्रीज के लीगल सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ये सेम प्रोग्राम्स व्हाइट कॉलर फ्यूजिटिव्स के लिए लीगल शेल्टर बन जाता है। चाहे चॉक्सी, माल्या या नीरव मोदी हो, इन सब ने एक ही पैटर्न फॉलो किया। कॉर्पोरेट प्रेस्टीज, फ्रॉडलेंट बैंक लेटर्स और फिर फॉरेन जुरिस्डिक्शन एज ए लीगल शील्ड। MEA के मार्च 2024 डेटा के मुताबिक इंडिया के 300 से ज्यादा फ्यूजिटिव्स के डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है। उनमें से कई अक्यूज ने ड्यूअल सिटीजनशिप या ऑफशोर रेजिडेंसी यूज करके प्रोसीडिंग्स डिले किए हैं। उनके अकॉर्डिंग एक शैडो इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां लॉ फर्म्स टैक्स फ्रेंडली रेजिडेंसी और एसेट प्रोटेक्शन के नाम पे ये कंसल्टेंसी बेचती है। पर बेल्जियम की रूलिंग ने फाइनली एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने मेहुल चॉक्सी के केस में क्लियर बोला कि ऑफेंसेस आर पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ एंड नो प्रूफ ऑफ टॉर्चर वाज फाउंड। उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन आई कि चॉक्सी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, वही फैसिलिटी जहां पे माल्या और नीरव मोदी के लिए भी सेक्शंस डेजिग्नेट किए गए थे। ये डिसीजन एक सिंबल था कि इंडिया फ्यूजिटिव्स के गेम को उनके लेवल पे समझकर खेल रहा है। इंटरपोल नोटिसेस, गोल्डन वीजास और ह्यूमन राइट्स ऑब्जेक्शन के बीच जो लूप होल्स पहले शील्ड बन जाते थे, वो पॉलिसी और डिप्लोमेसी के थ्रू बंद हो रहे हैं। और जब मेहुल चॉक्सी बेल्जियम से इंडिया के लिए डिपोर्ट होने के फाइनल स्टेज में है, तो ये केस एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू रन, द ट्रेल विल फॉलो। फ्रॉम गीतांजलि जूल्स टू आर्थर रोड जेल, द सिस्टम इज डिटरमाइंड टू कैच अप। यहीं पर पब्लिक परसेप्शन भी बदला है। पहले जब न्यूज आती थी कि बिजनेसमैन फ्लेड अब्रॉड, लोग कहते थे अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अब बेल्जियम, UAE और UK के कोर्ट्स के रूलिंग्स के बाद लेट जस्टिस अब इनएविटेबल जस्टिस बन गया है। द लार्जर लेसन, अगर विजय माल्या ने फ्लैम्बोयंस के साथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज दिखाया था, तो मेहुल चॉक्सी ने बताया कि लूप होल्स कितने अच्छे से एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। पर सिचुएशन में अब बहुत चेंज आया है। 2018 के बाद से इंडिया ने अपनी एक्स्ट्राडिशन डिप्लोमेसी को तेजी से मॉडर्नाइज किया है, इसलिए बहुत से नए केसेस पिछले कुछ सालों में आए ही नहीं। लीगल ट्रीटीज और म्यूचुअल एश्योरेंस के थ्रू इंडिया ने वेस्टर्न कोर्ट्स को कन्विंस किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम भी ह्यूमन राइट्स कंप्लाइंट है। बेल्जियम का अक्टूबर 2025 वर्डिक्ट इसी शिफ्ट का सबसे रीसेंट प्रूफ है। लेकिन इस स्टोरी का डीपर लेयर लीगल के साथ साथ इमोशनल भी है। गीतांजलि जेम्स जैसी कंपनी, जहां एक टाइम पर लाखों लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके कोलैप्स ने उन सबको सिखाया कि ब्रांड नेम और लग्जरी का मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। और ये आज भी रिलेवेंट है। जब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स, IPOs या स्टार्टअप्स में लगाते हैं, ट्रांसपेरेंसी एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं, तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT-IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है।
मैं आपसे मिलता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।